जी, हम ये वाला पार्ट कर चुके हुए थे कि हमारे 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडो का मतलब होता है नीचे, एक्सो का मतलब होता है बाहरी तौर पर, ठीक है? या कहीं ऊपरी तौर पर भी कह सकते हो, ठीक है? पर एंडो का मतलब क्या कहते हैं हम? एंडो का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज लाइंग अंडर डाउन, अंडरनीथ, या किसी चीज के पीछे। ये सारे वर्ड्स कहाँ आते हैं? एंडो के लिए यूज होते हैं, ठीक है? मैंने आपको लिस्ट भी भेज दी थी, कुछ ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। उनके दौरान आप अच्छे से जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है, आप उस वर्णवली को आप एक बार अपने साथ रेफर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में, कोई भी चीज को याद करने में ना आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसे अगर से पढ़ पढ़ के याद करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है? समझ के याद करोगे ना कि एंडो का मतलब ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब, ठीक है? चलिए, एक इनकी लोकेशन से हमेशा ही क्वेश्चन आ जाता है। आई मीन इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन। जनरली यहाँ से आ जाता है कि पिट्यूटरी की जगह कहाँ पे है, पीनियल की जगह कहाँ पे है, थायराइड की कहाँ है, पैराथायराइड की कहाँ पर है, क्या पैराथायराइड थायराइड के ऊपर है या थायराइड पैराथायराइड के ऊपर है? इस तरह से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, पैंक्रियास कहाँ पाया जाता है, इसके कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो वो रिलीज करता है, ऐसे करके भी पूछ लेते हैं। जैसे कि डायबिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछ लेते हैं घुमा कर वहां पे कि इंसुलिन कौन रिलीज करता है, ऐसे करके घुमा के पूछ लेंगे। फिर एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, गोनाड्स कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है? इस तरह से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये मत समझिएगा, क्योंकि इसमें एनाटॉमी में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कुछ नहीं आता, बस पढ़ा नहीं होता तो मुश्किल लगता है, ठीक है? बाकी इतनी इतनी सिंपल चीज तो आनी चाहिए कि कौन से ग्लैंड्स कहाँ लोकेट करते हैं। ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स के बीच का डिफरेंस हम एक बार देख चुके हुए थे, देख लिया था ये आप सबने? ये मैंने अभी नहीं करवाया था, मैंने अभी स्किप करवाया नहीं था। मैम, नहीं नहीं स्किप पढ़ा। करवाया था ना मैंने। ये बाद में करूंगी, अभी नहीं करूंगी, बाद में करूंगी। ये इतनी बाद में करूंगी, पहले ग्लैंड्स को समझ लेंगे, उसके बाद एंजाइम और ग्लैंड्स की, हॉर्मोन्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा तब समझ आना चाहिए जब आपको थोड़ा सा पता हो कि एंजाइम खुद क्या चीज होती है। तब दोनों के बीच में हम थोड़ा डिफरेंस करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों एक जैसी चीजें होती हैं, ठीक है? हॉर्मोन्स में और एंजाइम में क्या क्या डिफरेंस होता है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ग्लैंड्स को। देन विल गो टू द एंजाइम्स, के एंजाइम्स कहाँ रिलीज होते हैं और वो क्या कार्य करते हैं, और डिफरेंट कैसे होते हैं हॉर्मोन से। पिट्यूटरी ग्लैंड हम कर चुके हुए थे। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लाई करता है? हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, और चेरी की नुमा होता है, जैसे कि जिसकी एक डंडी होती है ऊपर की तरफ, और नीचे वो छोटा सा एक बैग, जैसे चेरी एक डंडी के नीचे होता है ना, छोटे से हम चेरी को पकड़ते हैं, ऐसे वो नीचे की तरफ होता है, हैंग कर रहा होता है, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे है। ये ऐसे पूछ लेंगे, हाइपोथैलेमस के बेस पे जो पाया जाता है वो कौन सा ग्लैंड है, ऐसे पूछ लेंगे। नहीं तो पूछेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस के बेस पर या नीचे ऐसे किसी और के पेज पर, या ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ये हम कर चुके थे। पिट्यूटरी ग्लैंड जरूर 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 पढ़ लेना। इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये पहले ही लिख लेना, ठीक है? जब मैंने आपको बताया था ना कि अपने चार्ट बनाना है, जो आपने वो करना है, जो अपने नोट्स बनाने हैं, डायरेक्टली कॉलम वाइज ही आपने सारी चीजें लिखनी है। तो उसमें आप पिट्यूटरी के साथ पहले ऊपर ही लिख लोगे मास्टर ग्लैंड, नीचे नहीं कहीं लिखोगे, किसी लाइन में नहीं आएगा। जहां पिट्यूटरी लिखा है ऊपर वहीं पे लिखा हुआ आएगा क्या? मास्टर ग्लैंड, ठीक है? ये किस शेप का होता है? पी शेप, ये भी ऊपर लिखा हुआ होगा। बेस शेप, मतलब बेस मतलब कहाँ, लोकेशन कहाँ है उसकी, ये, और शेप कैसी है उसकी, पी है, और उसको क्या अन्य नाम से जाना जाता है, ये सब कुछ ही पहली लाइन के अंदर उसके साथ होना चाहिए, ठीक है? फिर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरीके की चीजों में डिवाइड होता है, ये हम बात कर चुके थे। हॉर्मोन्स ये वाले रिलीज करता है, ये मेजर हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी के, ठीक है? ओके, ये हमने कर लिया था। पोस्टीरियर एंटीरियर हम कर चुके थे, ये भी कर लिया था। पीनियल हम कर चुके थे, पीछे ये छोटा सा मटर के दाने जितना पाया जाता है, ये हमारा पिट्यूटरी हो चुका हुआ है यहाँ पर। पीनियल हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं, ठीक है? थायराइड को हम कंप्लीट कर चुके थे, इस पे शायद आपको क्लियरली दिख भी रहा हो कि थायराइड कैसे एक बटरफ्लाई की शेप में होता है। और जो पैराथायराइड होता है, एक यहाँ पाया जाता है, एक यहाँ पाया जाता है, जो मेरा कर्सर हिल रहा है, फिर एक यहाँ, और एक नीचे यहाँ पर, और एक यहाँ पर। मीन्स एक ही साइड के लोब में दो होंगे, ऊपर और नीचे, फिर यहाँ भी ऊपर और नीचे, ठीक है? और इसको लेफ्ट और राइट थायराइड भी कहा जाता है। लैरिंग्स से ये वाला बॉक्स आ गया, जहाँ पे जो गले में निकली हुई जगह होती है ना,
जहाँ पे हम हाथ भी लगाते हैं वॉइस बॉक्स की तरह, जो लैरिंक्स वाला एरिया होता है वो वाला। ये ट्रैकिया नीचे जा रहा है। ट्रैकिया किस कौन से वाला होता है? दो तरीके की नाल निकलती है हमारे गले में। एक होती है ट्रैकिया, एक होता है ईसोफेगस। ट्रैकिया जो होता है वो श्वास की नली है। जो ईसोफेगस है वो हमारी खाने की नली है, आहार नली। ठीक है, तो ये उसके आगे लगा होता है। आहार की नली पीछे की तरफ होती है, और जो ट्रैकिया होता है वो आगे की तरफ, अग्रभाग जो होता है, जो हम हाथ लगाते हैं, जो हमें टच होता है, वो हमारा श्वास नली होती है। ठीक है, सॉरी। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे T4 और T3 हॉर्मोन्स का हमने फंक्शन भी देख लिया था। इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारा काम कार्य करता है, ग्रोथ के लिए हमारा कार्य करता है। अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, जब हाइपर और हाइपो हो जाता है, जो कि आप यूनिट 8 में पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे थेरेपी के अंदर, कि अगर हाइपोथायराइड हो या हाइपोथायराइड हो तो क्या होता है। तो उस केस में या तो इंसान बहुत पतला हो जाएगा या बहुत मोटा हो जाएगा। मोटा किस केस में होगा? जब हाइपो हो जाए, यानी कि मेटाबॉलिज्म आपका लो हो जाएगा, तो क्या होगा? वो व्यक्ति मोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो गई है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या चीज होती है? ये खाना पचाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी आप ऐसे ही समझेगा। अगर किसी ने थोड़ा सा और इसके अंदर अभी लिखना है तो वो लिख सकते हैं, मैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बताऊंगी कि मेटाबॉलिक में दो चीजें कार्य होती है, एक कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए भी हमें इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें से फिर एक टी सेल्स, हमारे जो दूसरे वाले को सेल्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाते हैं। फर्स्ट आर्मी जो हमारी माउथ माउथ में ही होती है, वो होती है जो हमारे टॉन्सिल्स हैं। पहली आर्मी, आर्मी से मतलब जो इम्यूनिटी, सॉरी, इम्यूनिटी का काम करते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करेंगे, वायरसेस वगैरह कुछ होंगे जो उनको किल करेंगे, जो उनकी क्षमता में होते हैं। तो टॉन्सिल्स पहले रिएक्ट करता है। ठीक है, टॉन्सिल्स नीचे नहीं उतरने देता। किसी का अगर वीक होगा तो वहां खांसी होनी शुरू हो जाएगी, या फिर बहुत जल्दी पक जाता है वो। पकने का मतलब क्या होता है? कि गर्मी हो गई, या तो मान लीजिए किसी ने बहुत खट्टा खाया, तो टॉन्सिल्स में बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है ना, गला ही खराब हो जाता है उनका, तो गला ही खराब हो जाता है। तो खट्टा जो पन होता है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो खट्टा खाने का तरीका क्या होता है कि डायरेक्टली कभी भी इतना कंसंट्रेटेड, मतलब बिल्कुल प्योरली खट्टा नहीं खाना चाहिए। उससे बहुत जल्दी मुंह पकड़ा जाता है। उसमें क्या होता है कि इतनी जल्दी तो लार नहीं बनी, जितनी जल्दी वो इतनी सारी खटास माउथ में आ गई। टेस्ट बड्स भी एकदम एकदम के लिए ना थोड़े वो हो जाते हैं। तो आपने कभी नोटिस करा होगा कि आंखें बंद हो जाती हैं, और मुंह अजीब सा बनाने लग जाते हैं, अजीब अजीब से फेसेस बनाते हैं। तो खट्टे की वजह से ज्यादातर ऐसा होता है। कड़वे में भी सेम ऐसे ही होता है। कड़वे में भी सेम ऐसे ही होता है। जब नमक का अगर आप किसी बहुत अच्छा खासा नमक आपने ले लिया, तो जैसे रख लिया आपने, बहुत अच्छे की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा ही नमक भी अगर आप रख लेंगे तो थोड़ा सा हमें कुछ हद तक हम बर्दाश्त कर लेंगे। और कुछ के बाद हमारा अजीब सा फेस हम उसपे भी बनाते हैं। उसमें भी हमें थोड़ा सा एक अजीब सा एक टिंट लगता है हमें, जो हमारे गले पे, और स्पेशली आप नोटिस करेंगे गले की तरफ, नीचे की तरफ, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, सॉरी, हमारे यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, टॉन्सिल्स थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं, पर हम उसको यहाँ पे आगे की तरफ जो होता है, अग्रभाग में जो होता है टॉन्सिल्स, डॉक्टर यहीं पे चेक करते हैं कि टॉन्सिल्स हुए कि नहीं हुए, वो चेक करते हैं। जब ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा सूज भी जाते हैं वो। ठीक है, वो यहाँ इसके आसपास, यहाँ ये तो गले वाली जगह में, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जो बिल्कुल हमारी जॉ लाइन होती है ना, उसके बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, एक हमारे कान की तरफ निकल रहे होते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है नहीं फोटोग्राफ में, वरना मैं वहां से समझा देती टॉन्सिल्स के लिए। ठीक है, तो इम्यूनिटी के लिए ये लोग, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, टी सेल्स ये भी रिलीज करते हैं। अब ये जो इम्यूनिटी के लिए रिलीज करते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं, स्पेशली हमारे मेटाबॉलिक एरियाज में जाते हैं, डाइजेस्टिव एरियाज में। तो वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। कोई ऐसा बैक्टीरिया जो होता है वहीं देन एंड देयर वहां पे मार दिया जाता है। कई कई ऐसी चीजें होती हैं। और एक कम्युनिटी होती है कि आपकी वैसी ही संरक्षण करते रहना। जो कम बीमार पड़ोगे तो डेफिनेटली बॉडी में से हॉर्मोन्स, या कह लीजिए इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो होता है, वो बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। अब होता क्या है इसके अंदर, मैं आपको सेल्स के टाइम पे मैंने आपको बताया भी था, ज्यादा डब्ल्यूबीसी बनते हैं तो वो जल्दी खत्म भी हो जाता है, स्पैन बहुत 5 से 6 दिन का होता है इनका। ठीक है, जब वो मरते हैं ना तो एक एसिड रिलीज करते हैं, वो जो एसिड रिलीज करते हैं वो कैंसरस होता है फिर। इसलिए बार बार बहुत ज्यादा बीमार होना गलत है। कभी कभी बीमार होना इट्स वेरी गुड। ठीक है, वो आपकी बॉडी में से जितनी भी अंडरलाइन डिजीज होता है ना, उसको बाहर निकाल देता है, खत्म कर देता है। इम्यूनिटी रिस्पॉन्स काम करता है ना उस टाइम पे, इसलिए। ठीक है, चले, ये हम कर चुके थे वैसे। और आगे देख लेते हैं, पिट्यूटरी भी हम कर चुके हैं। ये नीचे क्यों नहीं आया? ऊपर आ गया, सॉरी। पैराथायरॉइड देख लिया।
थाइमस का एक बार लोकेशन देख लीजिए, थाइमस ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है, यहाँ होती है सेंटर ऑफ द चेस्ट। और थाइमस की शेप ऐसी होती है, ये ना 15 साल तक की उम्र तक, आप रख लीजिए 15 से 18 साल तक की उम्र तक ही काम करता है। जो मेजर काम इसका होता है, ऐसा नहीं कि डेड हो जाता है और एक बस एक डेड ऑर्गन की तरह पड़ा रहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो मेजर रोल है, एक्चुअल रोल होता है ना, हमारी ग्रोथ के लिए होता है, जिसमें हमारी हड्डियां वगैरह बढ़ाना, ये सब कुछ करने का जो रोल होता है ना, वो थाइमस हमारा मेजरली करता है। तो ये 15 to 18 एज तक की जनरली आपने देखा होगा कि हाइट तब तक बढ़ती है, राइट। बोन्स की जो लेंथ बढ़नी होती है, अगर किसी की रुक जाती है तब तो वो थोड़ा टाइम तक निकल भी जाती है, टिल द एज ऑफ 30 निकल जाती है। लेकिन जेनेटिकली अगर किसी का ड्रॉ है, आई मीन ड्रॉप हुआ है, जेनेटिकली ड्रॉप है, या कुछ ऐसे स्टेरॉइड ज्यादा ले लिए हुए हैं, उसकी वजह से ड्रॉप हो गया है, तो अलग बात है। जेनेटिक की वजह तो कभी भी दोबारा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर वैसे ही कभी ज्यादा एक्टिविटीज करी नहीं, तो इसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर 15, आफ्टर 18 भी कईयों की आपने देखिए हाइट बढ़ जाती है। अच्छा, इसके बाद जब होता है 18 के बाद, जब हम देखते हैं तो वो जो हाइट बढ़ेगी ना, वो सिर्फ मुश्किल से इंच, 1.5 इंच, 2 इंच इतनी बढ़ती है, इससे ऊपर कभी नहीं बढ़ती, इससे ऊपर कभी नहीं बढ़ती। ठीक है। और कईयों में क्या होता है, पीछे एक ये दिखाते हैं। जी। नहीं, ये भी नहीं है। ये मुझे क्यों लग रहा है कि ये नया है और मैंने आपको कैल्सिटोनिन नहीं करवाया। मैम ये दूसरी स्लाइड है, है मतलब ना। दूसरी, हाँ, हाँ। ये क्योंकि मैंने आपको ये चीज नहीं करवाई। उस टाइम मैंने बताई थी पर लिखे हुए में नहीं थी, तब मैंने आपको कहा था कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन का काम करता है। मैंने सिर्फ बोला था, तब मुझे दिखा नहीं था, तो इसलिए ये कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रह गए हैं। तो ये आप यहाँ से एक बार देख लेते हैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। मैं एक बार इसका ध्यान रखती हूँ कि ये कौन से वाला था। ठीक है। चले, अभी थायराइड का एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट अगर रह गया है तो। ये हो चुका है, ये दिक्कत नहीं। हॉर्मोन्स हो गए, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फंक्शन देख लेते हैं। बॉडी में हीट प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करने का क्या कारण होता है। कई सारे कारण हो सकते हैं। जब बॉडी में फाइट बैक एक्शन चल रहा होता है ना, कोई बैक्टीरिया आ गया कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुई, तो उसके उसकी जनरे उसको लड़ने के लिए ना, तब उस टाइम पे बॉडी में ना बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आप नहीं समझी कभी, जब ये एक्शन बहुत भारी मात्रा में हो रहा होता है, तो ये जब वायरल चलता है, हम कहते हैं वायरल फीवर बहुत चल रहा है, वायरल फीवर बहुत चल रहा है। तो वायरल फीवर में क्या होता है, उसको मारने के लिए जब पूरी बॉडी, अपनी आर्मी आर्मी वर्ड बोलती हूँ मैं, तो आर्मी आर्मी ही कहते हैं वैसे जनरली भी, अगर आप पढ़ेंगे तो जगह पे आपको आर्मी वर्ड मिल जाएगा। तो वो जो बॉडी में जो आर्मी हमारी है, डब्ल्यूबीसी है, वो लड़ने के लिए आए। और लड़ने के लिए ना, तुम्हारी बॉडी में जो लड़ते वक्त ना बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो ये हीट रेगुलेट करता है कि इतनी ज्यादा भी ना हो जाए, एक्सेस में भी ना चली जाए। ठीक है। तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, आपने कभी भी नोटिस करो, हम कहते हैं कि ये भी सुना होगा आपने कि एक तो अंदर बॉडी में गर्माई है, ऊपर से हम फीवर में कहते हैं गर्म खाना खाओ, ठंडा मत खाओ। कहते कि नहीं कहते। क्यों कहते हैं ठंडा, ठंडे की क्यों मना करते हैं कि ठंडा नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक हद तक तो बॉडी हीटेड रहेगी, वो अपना कार्य कर रही है, उसको करने दो। अगर आप ठंडा खाओगे तो बॉडी को पहले उसे गर्म करना पड़ेगा। बॉडी में कोई भी चीज जब जाती है तो पहले वो अपने टेम्परेचर पे लेकर आती है उसे, उसके बाद उसका जो भी क्या एना बैना शैना जो भी होना होगा उसके बाद होता है। जो कोई भी प्रोसेस होना होगा उसके बाद होगा। पहले वो अपनी बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आती है उसे। ठीक है, रेगुलेट करती है बॉडी की हीट को पहले। हमारी जो हमारा जो इनर लेवल पे जो हमारा संतुलन है, जो जो तापमान है हमारी बॉडी का, वो एक बना रहना चाहिए, हमेशा बना रहना चाहिए। उसको कभी खराब नहीं होना चाहिए। और ये वैसे रेगुलेट तो ये कर रहा है, थायराइड तो कर रहा है, लेकिन पीछे से कौन करवाता है, थाइलेमस कराता है। लिखवाया था मैंने आपको, अगर आप देखेंगे ना नर्वस सिस्टम में, तो यहाँ पे ये गोलाकार करके ना, वहाँ पे आप उसको रिलेट कर लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है। जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मेजरली हम अगर पूछेगा तो हम ये कहेंगे कि होमोस्टेसिस कौन करेगा, वो थैलेमस करेगा, लेकिन रेगुलेट द बॉडी हीट कौन करेगा, ओवर हीट प्रोडक्शन की बात कर रही है, बनाने की। ठीक है। रेगुलेट करता है, यानी कि कम हो गई तो बढ़ाएगा, बढ़ गई तो कम कराएगा। रेगुलेट का मतलब वो होता है। ठीक है, बैलेंस करना, देखना उसको। ठीक है, तो ये उसका कार्य करता है। फिर रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यही मेजर चीज होती है, यानी कि फैट्स मतलब लिपिड हो गया। तो कभी कभी हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल चेक करवाइए इनका, कि शायद ज्यादा बढ़ गया है या घट गया है। तो पहले वो लिपिड में कुछ नहीं निकला, लेकिन उससे पहले भी एक बेसिक टेस्ट करवाते हैं, कहते हैं इनका थायराइड चेक कराइए कैसा चल रहा है।
तो थायराइड में वो चेक करेंगे कि क्या जो T3 T4 है वो ठीक से निकल रहे हैं, और अगर ठीक से निकल रहे हैं तो क्या ये इनकी एसिमिलेशन प्रॉपर्ली हो रही है, इनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली हो रहा है, एसिमिलेशन नहीं बोलेंगे, इनका मेटाबॉलिज्म जो है इनका वो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो रिपोर्ट में पूरा आएगा कि नहीं हो रहा, और होगा तो वो लिखा होगा हाँ जी हो रहा है, नहीं होगा तो अंडर में लिखा आएगा कि अंडर जा रहा है। तो अंडर के केस में जाएगा हाइपो, जब बहुत ज्यादा सिक्रेट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, और बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म, इतना फास्ट मेटाबॉलिज्म हो गया, उस केस में ये बढ़ जाएगा। अच्छा, उस केस में कईयों में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको भूख इतनी ज्यादा नहीं लगती। आपने हाइपर में देखा होगा कि हाइपर में लोगों की बॉडी बड़ी पतली हो जाती है, तो उस केस में उनको भूख नहीं लगती लेकिन इतनी, लेकिन बॉडी पतली हुई जा रही है, बॉडी बहुत ज्यादा पतली हो जा रही है, क्योंकि वहां पे भूख लगने का जो कार्य था ना वो तो अपनी गति पे काम कर रहा है, लेकिन यहाँ मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है। मतलब कुछ खाया है नहीं, उसका पहले ही मेटाबॉलिज्म हो गया, मतलब वो पहले ही पच गया। अब खाने की इतनी इच्छा हो नहीं रही, वो तो समय अनुसार अपना खाना खा रहा है, वो सब कुछ चल रहा है। थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू, ज्यादा ऑफ कोर्स पहले से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, पर इतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, फिर हाइपो में आ जाओ, हाइपो में क्या होता है कि वहां तो बन ही नहीं रहा, वहां तो खाया ही नहीं जा रहा। अब तो जो सामने पड़ा था पहले हम खाते थे, जो फेवरेट चीज होती थी वो भी खाने का दिल नहीं कर रहा, उसमें भी कुछ हो गया। लेकिन जो पहले हम खा रहे थे, प्रॉपरली खा पी रहे थे, तो आप ये समझे कि हाइपो में ये होता है कि हवा भी लग जाएगी, हवा से भी मोटे हो जाएंगे, आप ऐसा समझे। उस केस में ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या हमारे लिए नुकसानदायी है? बहुत नुकसानदायी है। ऐसा इंसान फूलना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी, मोटा बहुत जल्दी होता है। जरा सा भी खाना खाएगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली होगा नहीं, तो वो फैट्स अपनी जगह लेना शुरू कर देगा, प्रोटीन भी वहीं बसना शुरू हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे जो हमारा शुगर प्रोड्यूस ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होगा वो बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इस एज पे, जिस एज पे हम सब अभी इस टाइम पे है, बिफोर 40, इस एज पे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो प्रोसेस फूड है, आयोडाइज्ड फूड है, इन सब की मात्रा बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। जब पैकेज फूड ज्यादा खाए जाते हैं, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ ज्यादा ही आलू खाना शुरू कर दिया है, या फिर कुछ ज्यादा ही ऐसी बाहरी चीजें खानी शुरू कर दी है जो मार्केट में मिलती है, मैं उसका तो नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, वो आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन का पार्ट है, एक्सेस में लेना शुरू कर दिए, तो अभी बॉडी में क्या है, बॉडी ने बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल जो है ना बढ़ जाता है इसकी वजह से। अब वो जो बढ़ जाता है ना, तो एक एक टाइम के बाद ना उसकी अब्सॉर्प्शन भी उतनी नहीं रह जाती, इतना निकल रहा है कि उसकी अब्सॉर्प्शन उतनी है ही नहीं। और जंक फूड में तो वैसे भी ये सब चीजें हैं। आ- पदार्थ में देखा जाए तो कुछ नहीं है, खाया बर्गर, बर्गर के अंदर लेकिन पदार्थ नहीं थे पचाने के लिए। अब पचाने के लिए मेटाबॉलिज्म तो बीच में आ गया, उसने तो अपने हार्मोन रिलीज करे, पर वो ये कह रहा है मैं निकालूं क्या, कुछ है ही नहीं, ये तो गुद्दा था जो आधा तो फेंकना पड़ेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है। इसमें से एब्जॉर्ब करूं तो करूं क्या, कुछ भी नहीं है इसके अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। आप ये समझिए, एक बहुत बड़ा बॉक्स आया आपके पास घर में आया, और उस बॉक्स में आपने देखा कि एक छोटी सी चीज रखी हुई है। जैसे पहले के टाइम में ना गिफ्ट क्या करते थे, कभी कभी क्या होता था, अगर अब तो बहुत कम होता है ऐसा, पहले टाइम में ऐसा बहुत होता था, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, और इतने बड़े बॉक्स के अंदर बिल्कुल छोटू सा बॉक्स होता था जिसके अंदर रिंग दे रखी होती थी या कार की चाबी होती थी। तो आप सोचिए, एक टीवी जितना बड़ा बॉक्स लिया, और अंदर एक छोटा सा मटर के दाने जितना या माचिस के डब्बे जितना समझिए, इतना बड़ा एक छोटा सा बॉक्स रख दिया जिसके अंदर जो छोटी सी उन्होंने गिफ्ट करना था, चाहे वो इयरिंग हो, मतलब गोल्ड का कुछ था या कुछ, जो भी एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो पहले ऐसा होता था, बहुत कॉमन था ये पैकिंग का, गिफ्ट करने का तरीका। तो जो आप खाना खा रहे हो ना, जंक फूड, उस जंक फूड में भी यही होता है। टीवी जितना तो खाना खा लिया, निकला उसमें से कितना, माचिस के डिब्बे जितना, तो कुछ निकला ही नहीं। कहने का मतलब ये माचिस के डिब्बे के बराबर भी नहीं निकला। तो ऐसे में क्या होता है, भूख तो शांत हो गई, शरीर को कुछ नहीं मिला। अब होता क्या, जो आप अस्थि मज्जा में जो पूरा पढ़ते हैं, उसके अंदर जो जाके लास्ट में हम वीर्य बनता है, शुक्राणु होता है ना, उसमें जो वो बूंद बनती है लास्ट में, वो इतने सालों की इतनी सारी बूंदें इकट्ठी हो के हमारे हड्डियों में, बाकी एरियाज में जा रही होती है। तो ये जो बेकार का जो हम खाना खाते हैं, जंक फूड जो खाते हैं, उसमें क्या होता है, वो बूंद भी नहीं बन पाती। जो वो रस चाहिए हमें लास्ट में, वो रस जो वो बूंद है वो नहीं बन पाती। इसलिए शरीर की वो इतनी एनर्जी है, ऊर्जावान वो नहीं बन पाता, बेस ही नहीं बन पाता। और कुछ सालों बाद क्या होता है, बहुत जल्दी हड्डियां टूटती हैं, बहुत सारी बीमारियां लगी हुई मिलती हैं। आपको कहेंगे कि अरे बुढ़ापा आ गया, बीमारियां आ गई, बीमारियां नहीं आ गई, आपने खाया ठीक से नहीं था। अब जब खाया ठीक से नहीं था तो शरीर को मिला ही नहीं। अब वो कहते हैं ना कि इसका बहुत बेस्ट जोड़ जो है समझाने का, एक बिल्डिंग बनाई, उसका माल जो लगाया, जो रॉ मटेरियल लगाया, वो था वीक, नकली, बेकार, मिलावटी।
एडल्ट्रेटिव, वो सब था। आपको लगता है वो बिल्डिंग कितना टाइम तक चल जाएगी? मुझे बताएं, कितना टाइम तक वो बिल्डिंग चलेगी? भूकंप आएगा बहुत जल्दी गिर जाएगी, बारिश आएगी तो बहुत जल्दी खराब होनी शुरू हो जाएगी। कितने टाइम तक वो बिल्डिंग चलेगी? बताएं कल्याणी जी, बताएं। ज्यादा दिन नहीं चलेंगे मैम। एग्जैक्टली, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। पर ये तो बॉडी है, बॉडी में तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो बॉडी क्या करेगी? तो वो क्या करती है, धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाती है, अंदर ही अंदर बीमारियां मिलेंगी। सीलन की बीमारी मिलती है ना घरों में, सीलन होनी शुरू हो जाएगी, छत ढहनी शुरू हो धीरे धीरे हो जाएगी। तो ये हमें बेसिक बेसिक चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसी बॉडी में भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कभी ये प्रॉब्लम हो गई, कभी यहाँ हड्डियां टूट गई हुई हैं, कभी अर्थराइटिस हो रहा है, कभी मोटापा आ गया, कभी अर्ली मेनोपॉज आ गया, कभी किसी को पोस्ट्रेट की प्रॉब्लम आ गई, किसी को सांस की प्रॉब्लम आ गई, कोई गॉल ब्लैडर जो आजकल स्टोन से एक्सट्रीमली कॉमन है वो आ गया, ओबेसिटी की जी आगे प्रॉब्लम आ गई। तो ये कितनी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आए दिन घर में। शुगर, बीपी, और तीसरा क्या था? शुगर, बीपी, गॉल ब्लैडर आज के डेट में हर हर के घर में पाया जा रहा है। इज इट? सबके घर में पाया जा रहा है गॉल ब्लैडर स्टोन है जी, गॉल ब्लैडर स्टोन है। ये ऑलमोस्ट हर घर में आपको पाया जा रहा है। बीपी और शुगर तो कुछ ज्यादा ही, डायबिटीज, ये तो ऑलमोस्ट हर घर के अंदर है। शायद ही कोई इस टाइम पे घर होंगे जो इन सबसे बचे हुए हैं, कोई ना कोई तो घर में मिलेगा। बड़ा बुजुर्ग, छोटा बच्चा, कोई ना कोई तो मिलेगा। तो कोई ऐसा नहीं है। इवन कैंसर इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर चुका हुआ है कि ऑलमोस्ट हर घर के अंदर कोई ना कोई कहानी है कैंसर की। तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस, क्योंकि उनके पास ये पचाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है। और यही वजह होती है, जब हम उपवास रखते हैं, जब व्रत रखते हैं, तो वहां हमारे मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, वो बेस्ट हमें देता है। वो क्या करता है, वो हमें हेल्प करता है कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो कुछ भी अगर था, उसको यूज करना शुरू कर देता है। ये कुछ कुछ सुनने में ऐसा लगेगा आपको, और जो होता भी है कि मेटाबॉलिज्म में उपवास रखा, आपने कुछ नहीं खाया, आप सिर्फ पानी पे हैं और फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है ना। अन्न का तो कुछ खाना ही नहीं है भी कुछ खाना नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जो जो बॉडी में पहले से पड़ा हुआ सामान होगा ना, उसको ये पचाना शुरू करेगा। उससे क्या होगा, इसको कहते हैं अब नाम नहीं याद आएगा। तो वो एक प्रोसेस है, मैं बताऊंगी धीरे धीरे नाम याद आ जाएगा। तो वो प्रोसेस हमारा होता है, वो कैरी आउट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा ये जो ये पूरा कार्य है, वो हमारा संपन्न होता रहता है। इसलिए हमें भूख लगते हुए भी भूख नहीं लगती, हम बिल्कुल सही रहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कमजोरी जरूर लगती है, तो उस केस में फ्रूट्स खा लेंगे, कुछ ऐसा खा लेंगे तो ठीक रहता है। पापड़ वगैरह ना खाएं, तला हुआ ना खाएं, माफ करें, ये सब ना खाएं, ये सबसे मेटाबॉलिज्म हमारा बिगड़ेगा। उपवास रखने का, व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होगा। उपवास में हम मेंटली भी सोचते हैं कि हमें ये सब नहीं करना, ठीक है। इन्फ्लुएंस फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ तो मैं आपको समझा ही दी, मोटा पतला सब कुछ समझा दिया, लंबा चौड़ा सब समझा दिया, ठीक है। मेंटल ग्रोथ में कैसे करता है, मेंटल ग्रोथ में अगर आप बाहर ही निकल नहीं पाओगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे, तो वो प्रॉपरली जो बॉडी के अंदर एक खुशी होती है ना, वो नहीं जा पाती। मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, आप चीजों को 10 चीजों को देखकर कुछ नया नहीं सोच पाते, इवोल्यूट नहीं हो पाते, ठीक है। इवोल्यूशन होना जरूरी है ना हमारी बॉडी के अंदर भी, जिसे कहते हैं एनहांस होना, वो सब कुछ है। देखिए, ये जो मैं यहीं पे आके क्यों रुक गई हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें ऐसे जुड़ी हुई हैं बताने के लिए। पर मैं अभी भी नहीं बता सकती हूँ, मेरे पास अभी भी लिमिटेशन है। पर मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। आपके जब यूनिट 8 में पढ़ोगे ना, तो काफी सारी चीजें आपको रिलेट करते हुए वहाँ मिलेंगी, ठीक है। रेगुलेट द बॉडीज मेटाबॉलिक प्रोसेस, यहीं से जुड़ के आप, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म जो पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये अच्छा वो करता है। अच्छा, अब ये थायराइड है, ये विपरीत करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। आप सब हिरण संहिता पढ़ के आ चुके हैं, हठयोग प्रदीपिका पढ़ के आ चुके हैं, राइट। उसमें आपने पढ़ा होगा जो विपरीत करनी मुद्रा होती है। उसमें क्या कहा जाता है कि जब विपरीत करनी मुद्रा करेंगे, तो क्या खाना खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बताएं मुझे पद्मा जी। मैम खाना ज्यादा खाना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि शरीर को ज्यादा जरूरत पड़ती है, वरना वो शरीर के अंदर जो भी कुछ है वो उसी को खाना चालू कर देंगे, वो अग्नि जो होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही। आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। और तो उससे क्या होता है कि ये उसको खाना शुरू कर देती है बॉडी को, जो मैंने अभी आपको बताया। विपरीत करने में वो चीज बढ़ जाती है, हमारा जो अग्नि तत्व है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अगर विपरीत करनी मुद्रा कर रहे हैं रेगुलरली, तो आपको उपवास की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य ये भी है। पर लेकिन उसमें खाना ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो अब खाना ज्यादा ना खाएं, टुकड़ों में खाना खाएं। तब ज्यादा खाना खाओगे तो फिर वही बात घूम के यहीं पे आ जाएगी, ठीक है।
चलिए, कैल्सिटोनिन हार्मोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टेस्ट होता है, अगर ये बिगड़ा हुआ हो, अगर इसकी कोई हिस्ट्री है, डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। इसके बिना ऑपरेशन ठीक से नहीं हो सकता। ऑन द बेड टेबल, सॉरी, जो टेबल है, ऑपरेशन टेबल है, उसी पे उसकी डेथ हो सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ये चेक करता है, इसका फंक्शन क्या है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। ये हार्मोन जो होता है वो चेक करता है, सिक्रीट करता है, रेगुलेट करता है। सिक्रेशन इज रेगुलेटेड, जो सिक्रेशन हो रही है बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल की, उसको रेगुलेट करता है। मतलब मींस बॉडी में जितना भी ब्लड के माध्यम, ब्लड में जितना भी कैल्शियम है, उसे जो जितना भी सिक्रेट हुआ जा रहा है इधर उधर का, उसको रेगुलेट करता है। ज्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, ठीक है, वो सब कुछ ये चेक करता है। कौन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये कहाँ से निकलेगा? थायराइड से निकलेगा। रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन इज स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ये सेम बात ही बोल दी इसने। कैल्सिटोनिन लोवर्स रेज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल्स। कैल्सिटोनिन क्या करेगा? कम कर देगा अगर बढ़ा हुआ हमारा कैल्शियम लेवल है। अगर घटा हुआ होता है तो वो उसको स्टिमुलेट करेगा कि बढ़ाओ जी बढ़ाओ, कैल्शियम बढ़ाओ। सेम बात ही बोल दी थी दोबारा से। ठीक है, दो बातों को दो तरीके से बोल दिया, एक बढ़ाने के टाइम पे, एक घटाने के टाइम पे बोल दिया। फिर बोन सेल्स प्रमोटिंग देयर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। ये बोन्स को बोलता है कि जाओ जाओ जाके अपने, तुम्हारा कैल्शियम आ गया, स्टोर कर लो। ठीक है, बोन सेल्स प्रमोटिंग देयर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। किडनी ट्यूब्यूल्स इनहिबिटिंग द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। किडनी ट्यूब्यूल्स में कैल्सिटोनिन हार्मोन जब जाता है तो वो बोलता है उनको कि नहीं, इसकी अब्सॉर्प्शन नहीं करनी, रीअब्सॉर्प्शन नहीं करनी। मतलब आप जो निकाल रहे हो वो निकाल दिया, रीअब्सॉर्प्शन के टाइम पे इसको मना कर देता है। दो तरीके की अब्सॉर्प्शन होती है किडनी में, अभी नहीं समझता। फर्स्ट होती है एब्जॉर्प्शन, सेकंड होती है रीअब्जॉर्प्शन। इतना याद करो किडनी में, अभी के लिए समझने के लिए, क्योंकि लाइन समझनी है ना हमें। तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होती है, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे उसको मना कर देना, ना ना ना, इसको नहीं करना। ठीक है, उसको मना कर देता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करनी है, इनहिबिट करता है उसको। पैराथायराइड में क्या होता है? पैराथायराइड में आपको बता दी थी, चार छोटे छोटे ये रेड कलर के बने हुए हैं ना पैराथायराइड ग्लैंड, ये वाले होते हैं थायराइड के ऊपर लगे हुए चांद तारे, आप ये समझो। ठीक है, चार चांद लग गए किसके ऊपर? बटरफ्लाई के ऊपर। पैराथायराइड अब याद रहेगा। ठीक है, चार चांद लगे हुए। स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, दो पेयर में होते हैं, लोकेट एट द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। पीछे की तरफ होते हैं ये। जो हम सर्वाइकल की तरफ मालिश करते हैं ना, या मसाज करते हैं, मतलब कि बस हमारे हैंड पे टच नहीं होगा, आहर नली की तरफ होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, आहर नली नहीं कहेंगे, सॉरी सॉरी, वैसे समझने के लिए आहर नली बिल्कुल ठीक है, पर ये आहर नली पे टच नहीं हो रहा होता, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग ही रहता है उनसे। रहेगा थायराइड के ऊपर ही, जो थायराइड हमारा चिपका हुआ किसके ऊपर? श्वास नली के ऊपर ही। ठीक है, लेकिन उसकी जो चिपकना है, कहाँ ये पाए जाते हैं, वो टूवर्ड्स द आहर नली दिखाई देगा अगर हम डायसेक्शन करेंगे तो। सामने की तरफ से नहीं है, जब मैं हाथ लगाऊंगी वहां वाली जगह पे नहीं है, इसकी पिछली वाली जगह पे है। ठीक है, फिर आता है हॉर्मोन्स। कौन कौन से ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं? पैराथॉर्मोन हार्मोन ये करता है, पीटीएच इसे कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मार्क कर लीजिएगा इसे। फंक्शंस क्या है? सिक्रीट करता है क्या? रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल्स। सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल्स। जो सिक्रीशन है इसका, वो रेगुलेट कर कहाँ से हो रहा है? ब्लड कैल्शियम लेवल से। ये इसका रेगुलेशन, यानी कि जो जितना भी ब्लड का कैल्शियम लेवल है, इसको ये थायराइड भी और पैराथायराइड दोनों वो चीजें देख रहे हैं। Release of PTH is stimulated by decreased blood calcium level. जब PTH निकलता है तो ये जाके ना उसको बताता है, स्टिमुलेट मतलब करना मीन्स उसको जाके जगाना एक तरह से। ठीक है, कि ब्लड कैल्शियम लेवल ना डिक्रीज हो गया ब्लड में कैल्शियम लेवल, उसको बताता जाकर। फिर ये जो होता है पीटीएच की वजह से, फिर ब्लड कैल्शियम लेवल कहीं पे भी अगर कम ज्यादा कहाँ है, कैसे है, अगर कहीं पड़ा हुआ है तो उसको एब्जॉर्ब करो। ठीक है, इस तरह से वो करता है। और खाने में अगर है, कहीं से आप ले रहे हो, जैसे कि आपने दूध वगैरह पिया, तो वहां पे जो कैल्शियम का है, तो बॉडी में अगर कम पड़ रहा था, एक तो कम जो हो रहा होता है, तो बॉडी कहीं ना कहीं बता रही होती है। ठीक है, वीकनेस लगेगी या इस तरह से लगेगा, बॉडी में दो तीन और व्याधियां दिखनी शुरू हो जाएंगी जब वो कम हो जाएगा, तो ये उसके लिए पहले बोलेगा। अब बॉडी में कम तो था, ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बॉडी में थोड़ा सा कम है, खाना खाया, जहां जहां कैल्शियम का होगा वो एब्जॉर्प्शन होके ना यहाँ से इसको पकड़ लेगा कि मेरे पास कमी है इसकी, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, ऐसे करके। तो पीटीएच हेल्प करेगा बताने के लिए कि तेरे पास कम है, जाके एब्जॉर्ब कर ले, वो ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो पीटीएच इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल्स भी, तब ये पीटीएच इंक्रीज भी करता है। पहले डिक्रीज के टाइम पे उसने बताया कि डिक्रीज हो गया, जा जाके फटाफट से ले ले, फिर इसी की वजह से वो इंक्रीज हो गया क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर नहीं बताया जाएगा तो वो एब्जॉर्ब
नहीं करेगा, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जगाने का कार्य करता है। दिस इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ये कैसे होगा? जो मैंने बताया, कैल्शियम एब्जॉर्ब करा जाएगा फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से, एंड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन जब हो रहा था उसको, उसने कहा कि इसको निकालना नहीं है। ठीक है, मतलब शरीर से बाहर नहीं फेंकना उसको, तो ये वो वाले टाइम पे उसको बचा लेता है। हमारी वहां पे एब्जॉर्प्शन हमारी जो होती है वहां उसको बचा लेता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो हम बात कर चुके थे एक बार, अभी थोड़ा सा बता दिया था। जस्ट अब ये जो यहाँ पे स्टर्नम होती है ना, स्टर्नम, चेस्ट बोन भी कहते हैं इसको। और यहीं से फिर आंतड़ियां, अंत नहीं, आंतड़ियां बोलते, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आप सब, रिब्स को क्या बोलते हो? पसलियाँ। पसलियां। पसलियों के जो जोड़ होता है ना, जो स्टर्नम होती है उसके पीछे होता है ये। ठीक है, आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा एक हड्डी है। ठीक है, गले के बिल्कुल नीचे गला गला सॉफ्ट होता है, और वहां से एक हड्डी स्टार्ट हो जाएगी, डेप्थ ऑफ द बोन। अब गले पे हाथ लगाइए, विशुद्ध गले से नीचे नीचे जाते जाइए, जाते जाइए, वहां पर कोई हड्डी महसूस नहीं होगी। वहां तक तो थायराइड था। जैसे ही नीचे आ जाएंगे गड्ढा सा आएगा। गड्ढे से जैसे ही एक स्टर्नम बोन स्टार्ट हो गई ना, उसके पीछे बैठा हुआ होता है। ठीक है, ये आपका थायराइड लगा होगा। इसके ऊपर पैराथर्ड, चार चार चांद। ये आ गया ट्रैकिया, इसके नीचे है ये वाला। ठीक है, कैसे दिख रहा है ना आपको? ये समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस लंग्स मैम। के, हाँ जी, लंग्स के इधर है और ये इधर है। ठीक है, चपटा सा होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, आप ये समझिए थायराइड की तरह ही है। देखिए शक्ल कुछ कुछ वैसी ही है। ये बड़ा थायराइड समझिए, छोटा थायराइड की तरह आप समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा, lying between the sternum and the top of the heart in the thoracic cavity। ये between the sternum नहीं है, एक्चुअली sternum के पीछे है, behind the sternum and the top of the heart कह सकते हैं। ठीक है, और between the lungs है ये। ठीक है, in the thoracic cavity the thymus gland has soft lobes, sorry, soft two lobes। वही, एक ये रहा और एक ये रहा, ये वाला भाग। ठीक है, लेफ्ट और राइट वाला। इट इज अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये किसके अंदर अंतर्गत गिना जाएगा? ये गिना जाता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? जो येलो से कलर का पदार्थ होता है, जो डब्ल्यूबीसी का कार्य करता है, इम्यूनिटी का कार्य करता है ना, डब्ल्यूबीसी का कार्य करता है वो। ठीक है, थाइमोसिन क्या होते हैं? थाइमोसिन ये हार्मोन रिलीज करता है। कौन? हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस है ना, इसलिए थाइमोसिन। फिर नेसेसरी फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स एंड द इम्यूनिटी सिस्टम। तो ये जो हमारा जो थायराइड था ना, वो वाला कार्य हो रहा था। अब उसने भी अपने कुछ अपने इम्यूनिटी के लिए हमें रिलीज करने थे। अब ये वाला टी सेल्स ये वाला रिलीज करते थे, T1 करके होता है। और ये टी सेल्स जो होते हैं, इसके कुछ टाइप्स भी आगे, अभी आपको तो सिर्फ टी करके ही बता दिए यहाँ पे, पर इसके भी आगे अग्रभाग होते हैं। अग्रभाग से मतलब टाइप्स होते हैं। तो वो टी सेल्स जो होते हैं वो रिलीज करता है ये वाले। ठीक है, तो इसने टी सेल्स यहाँ पे इसने रिलीज करे। अब ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है वैसे। जब एक तो होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ये कि जो बॉडी में जनरल जो हमें इम्यूनिटी चाहिए होती है, उसके लिए हमें टी सेल्स इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें इम्यूनिटी हमें प्रदान होती है, कईयों में कुछ थोड़ा वीक रहती है ना महिलाएं, माताएं, तो ये उनको थोड़ा बैलेंस करने जरूरी होता है थाइमस के लिए। इसलिए जो हमारा अ उ ऊ का जो हमारा साउंड होता है ना, वो यहाँ से इसको हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? ये थाइमस को हेल्प करता है पूरे लोग को, पूरे रीजन के लिए। तो जब हम उ म में ऊ का साउंड हम जब प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे काफी हेल्प होती है। इससे जो प्रेगनेंसी में कईयों को होता है कि कईयों की प्रेगनेंसी टिक नहीं पाती, उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि ये उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ टी सेल करके ही लिख दिया ना उन्होंने, और भी चीजें इसके इसके रोल होते हैं। ठीक है, वो टी सेल्स का मैं आपको बता रही हूँ, टी सेल्स आगे क्या होते हैं, जो टी सेल्स के आगे डिविजन है ना, मैं आपको उसी का ही एक मोटे तौर पे उसका फंक्शन बता रही हूँ। ठीक है, फिर आता है these hormones promote the proliferation and maturation of T cells, यानी कि white blood cells जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय, और माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जो होता है वो डिस्ट्रॉय करते हैं किसको? जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आ गए हैं उनको, या कोई फॉरेन बॉडी। फॉरेन सब्सटेंसेस क्या होते हैं? फॉरेन सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का कीड़ा वगैरह, कुछ भी जो होते हैं छोटे मोटे कण वगैरह जो होते हैं, उन सब में जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, उनको मारने का कार्य ये
करता है, ठीक है ना? कईयों में कीड़े चलते हैं बॉडी के अंदर, उनको उनको मारने का भी कार्य करते हैं। कभी-कभी वो ये कुछ भी नहीं कर पाते, वो इससे भी ऊपर होते हैं, तो वो बॉडी में रहते हैं कई-कई सालों तक। सुना होगा आपने कई बार। एक बार इसको देख के कुछ और तो नहीं रह गया ना? इसमें 2-3 पॉइंट्स और होते हैं वैसे, पर ये है नहीं। मतलब वैसे तो थाइमस का अपने बहुत सारे रोल्स हैं, तो बहुत ही सीमित तरीके से बताया गया है, और मुझे लगता है कि आपके लिए पर्याप्त भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछते भी नहीं है उससे। उससे सिर्फ टी सेल्स घर के बारे में पूछेंगे आप। ठीक है, पैंक्रियास ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क कर लीजिए, 10 बार 20 बार मार्क कर लीजिए, ऊपर स्टार से इसको मार्क कर लीजिए, बहुत सारे स्टार्स लगा लीजिएगा पैंक्रियास के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि ये एक तो एंडोक्राइन सिस्टम में आ रहा है, पहली वजह से ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये इम्पोर्टेंट आएगा जब हम इसे पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर तीसरा ये काम आएगा बहुत सारी बीमारियों के अंदर, स्पेशली जब हमारी डायबिटीज की बात होगी तो। इसलिए इसको चांद सितारों से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक पत्ती की शेप के जैसा होता है। ये आप देख रहे हैं ना, जैसे हम अगर ड्रॉ करें ग्रीन कलर की लीफ ड्रॉ करते थे ना बचपन में, ये वैसे ड्रॉ करा हुआ इन्होंने। ठीक है, ये ऑर्गन होता है, नियरली 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जो हमारा जो स्केल नहीं होता, वो नियरली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, उसे थोड़ा सा छोटा कर लो, 12 से 15 के बीच में लाई करता है। तो लोकेट करता है लेफ्ट साइड एपी गैस्ट्रिक रीजन। गैस्ट्रिक हो गया पेट वाला एरिया। एपी क्या होता था मुझे बताओ? एपी नीचे होता है ऊपर होता है? मैम ऊपर होता है एपी। गुड। क्योंकि हमने किस में पढ़ा था? न्यूरॉन के अंदर एपी, पेरी और एंडो, यही पढ़ा था ना? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल ठीक। चले, तो इसमें वो ये कहाँ पाया जा रहा है? पैंक्रियास में लेफ्ट साइड मिलेगा लोकेट, लेफ्ट साइड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, यानी कि गैस्ट्रिक के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमें बिहाइंड स्टमक के बिल्कुल पीछे। अब मुझे पहले ये बताओ कि स्टमक किस होती है, लेफ्ट या राइट? लीवर किस तरफ होता है, लेफ्ट या राइट? किसको को पता है? आई गेस पता है सबको, क्योंकि बहुत बिग है। पद्मा जी? मैम स्टमक लेफ्ट साइड में होता है। और लीवर? लीवर राइट साइड में। राइट साइड में। याद करने का तरीका बताओ, यस मैम। ट्रिक की तरह से याद कर सकते हो वैसे आप इसको। कई सारे आगे चल के आप देखो पूरा सिस्टम सॉल्व करते रहेंगे ना, तो वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा ये, दिक्कत नहीं होगी, कोई ट्रिक नहीं बनानी पड़ेगी। लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड का मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, वैसे सबसे बड़ा ऑर्गन है, वैसे हमारी स्किन है। ठीक है, ग्लैंड्स में सबसे बड़ा ग्लैंड जो कहते हैं वो लीवर है। ठीक है, ठीक है, ऑर्गन के नाम में मत लेना इसको, लीवर के ग्लैंड्स में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो लीवर है। ठीक है, अगर इसलिए ध्यान रखना कि वो किस तरह सा ऑर्गन पूछ रहा है। अगर सबसे बड़ा ऑर्गन पूछ रहा है पूरी बॉडी में तो स्किन आएगी, चमड़ी। ठीक है, लेकिन अगर वैसे ही ग्लैंड में सबसे बड़ा ऑर्गन पूछ रहा है तो लीवर आएगा। ठीक है, फर्क है दोनों शब्दों में। अच्छा, ये कहाँ होता है? अब ये गर्म होता है, हमारी गर्म नाड़ी किस तरफ होती है? राइट। राइट साइड। राइट में। अब ये याद रखना, जो थोड़ा कम गर्म होता है वो होता है हमारा पेट। होता तो उसके अंदर HCl है पूरा भरा ही हुआ, लेकिन अगर कंपैरिजन करा जाए कि इसके रोज 1000 से ऊपर होते हैं, 1000 से ज्यादा जूसेस रिलीज करता है कौन? लीवर। तो आप सिर्फ ऑर्गन के साइज के बेस पे याद रखिएगा कि लीवर इस तरफ पाया जाता है और इतना बड़ा ऑर्गन है, और ये राइट साइड पे होता है, सबसे ज्यादा उत्तेजना ये प्रोड्यूस करता है बेचारा। और जो स्टमक होता है वो तो छोटू सा होता है इसके मुताबिक, और उसमें HCl होता है, और उसके अलावा और वो भी HCl पूरा भरा हुआ नहीं होता, कुछ हद तक होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको याद करने के लिए इजी आपका हो जाएगा। एक चीज याद करो, दूसरी अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे आगे देखते हैं इसको। एपिगैस्ट्रिक हो गया, बिहाइंड द स्टमक हो गया, पैंक्रियास इज मिक्स्ड ग्लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पूछेंगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, आप MCQ के तौर पे इसको क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा। विच ग्लैंड इज द मिक्स्ड ग्लैंड? ये एंडो भी है, ये एक्सो भी है, ये बताया भी था कल, उमेश जी थे ना? ये दूसरे को थे, एक और है ना स्टूडेंट जो हमारे वो बताते हैं, उन्होंने जब हम एंडोक्राइन स्टार्ट कर रहे थे तब उन्होंने बताया भी था ये वाली बात, आप सबको शायद याद होगा। यस यानी मैम। कि ये डक है ना,
जी, तो ये क्या करता है, या तो ये डक्ट के थ्रू, यानी कि इसकी अपनी ये कैब है, उसके थ्रू ये कर देगा, रिलीज़ करेगा, या फिर ये सीधा ही सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही अपने हार्मोन्स या अपने एंजाइम्स रिलीज़ कर देता है, ठीक है? एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेल्स, मतलब जो पैंक्रियाज़ के अपने खुद के जो सेल्स हैं, उसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है? इसका नाम है। लैंगरहैंस क्यों है? लैंगरहैंस का मतलब ये था कि जो एक साइंटिस्ट थे, ये उनका नाम है। तो लैंगरहैंस का अपना कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था या जिन्होंने ढूँढा था इसको, ठीक है? और फिर कंटेन अल्फा, बीटा एंड अ, ये गामा है, थीटा बनाया इन्होंने, डेल्टा बनाया, सॉरी। अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये डेल्टा ऐसे क्यों बनाया इन्होंने? खैर ठीक है, शायद मिला इनको ये वाला होगा इस तरह से। वैसे कई जगह पे ऐसे ही लिखते भी हैं। तो अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स होते हैं, हमारे 3 सेल्स होती हैं, ठीक है? वैसे डेल्टा को ना डी बनाते हैं हम, ठीक है? डेल्टा के लिए। तो इन्होंने उस टाइप का ही बनाया होगा वैसे। तो कुछ बुक्स के अंदर है लिखा होता है ऐसे, कुछ कुछ बुक्स में जैसा मैं बता रही हूँ वैसे लिखा होता है, ठीक है? ग्लूकागन हार्मोन जो होता है, ये रिलीज करता है, उसको कहते हैं हम अल्फा सेल्स। लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन फ्यूचर भी आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पैंक्रियास पूरे अपने में इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज में मैं बार बार नहीं बोलूंगी, हर चीज में इंपॉर्टेंट है। अल्फा सेल्स ये जो रिलीज हो रहे होते हैं, उसे हम ग्लूकागन हार्मोन भी बोलते हैं। सिक्रीट, क्योंकि ये ग्लूकागन सिक्रीट करता है। ग्लूकागन जो होता है वो रिलीज होने से ब्लड में जब चला जाता है तो ग्लूकोज लेवल को लो कर देता है, ठीक है? कन्वर्ट करता है क्या, जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है ना, कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड हुआ होता है ना, उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो मतलब क्या करा, पहले तो अल्फा आया, सिक्रीट करा ग्लूकागन, ग्लूकागन उसने सिक्रीट कर दिया। तो ग्लूकागन क्या कर रहा है फिर? ग्लूकागन क्या कर रहा है? ग्लूकागन इज रिलीज्ड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो। तो ये क्या हुआ, इस जो भी कमजोरी लग रही है आपको, ठीक है? आपको कभी कमजोरी लग रही है तो थोड़ा बहुत है ना कि कुछ कुछ एनर्जी तो होती है ना बॉडी के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं आग लगी या कुछ हुआ या कुछ ऐसी चीज है, तो एट दैट टाइम एकदम से एनर्जी आ जाती है। कोई एनर्जी को याद ही नहीं था कि मैं तो वीकनेस फील कर रही थी या कर रहा था, कुछ याद नहीं रहता। वो तो भागना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो स्टोर्ड हमारी जो ग्लूकोज होते, सॉरी ग्लाइकोजन होते हैं ना, तो उनको कन्वर्ट कर देता है फटाफट से ग्लूकोज के अंदर, ताकि हमें फटाफट से एनर्जी मिल जाए। दूसरी चीज, अभी क्या था, थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, आप आराम करोगे थोड़ा टाइम बाद आप ठीक महसूस करते हो। क्यों महसूस करते हो ठीक? क्योंकि जो ग्लूकागन था, जब आपकी बॉडी ने बताया ना ये वीक महसूस कर रहा है, ये वीक महसूस कर रहा है, तो फटाफट से अल्फा सेल्स बाहर निकले। उसने कहा ग्लूकागन निकालो, ग्लूकागन निकालो। ग्लूकागन ने क्या करा, फटाफट से, अच्छा ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया, रुको रुको रुको, मेरे पास बहुत सारा ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है, मैं उसको तोड़ के लेकर आता हूँ, ग्लूकोज बनाता हूँ, और आप पियो उसे। पियो नहीं मतलब आपकी बॉडी में जो है, फटाफट से मैं इसको फैला देता हूँ, इससे एनर्जी एनर्जी हो जाएगी, ठीक है? फिर दूसरा आता है इंसुलिन हार्मोन, बीटा सेल्स। ये क्या होता है, सिक्रीट इंसुलिन, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इंसुलिन इज रिलीज्ड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई, यानी कि कुछ ज्यादा ही कार्बोहाइड्रेट वगैरह खा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही आलू शालू खा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही। अच्छा, एक केस में भी ये भी हम कहते हैं, हम कहते हैं ना फ्रूट्स खाने अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है, इस बात में कोई कोई शक नहीं। लेकिन फ्रूट जूस पीना क्या अच्छी बात है? इसकी 2 वजह हैं। पहला, हमारी बॉडी में फाइबर नहीं जाता, जो कि कॉमन नोन रीज़न है, हम सबको पता है, फाइबर को लेकर। दूसरा क्या रीज़न है जिसकी वजह से फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए? वो होता क्या है, अगर आप फ्रूट खाने बैठोगे तो नियरली एक, आप हम ऑरेंजेस से बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है? आप 1 या 2 ऑरेंजेस खाओगे, कभी-कभी 3 खाओगे। हाँ, अगर वैसे बैठे-बैठे एक हमने शामियाना सजा रखा है, बहुत सारे बैठे हुए हैं बच्चे, हम सब बातें करे जा रहे हैं, तो बहुत सारे खा लिए जाते हैं। उसकी बात नहीं करेंगे। इन जनरल क्या होता है, आप कितने खा खा लेते हैं? 1 या 2, इससे ऊपर तो नहीं खा सकता इंसान। लेकिन अगर एक जूस बनाना हो तो उसमें कितने लग जाते हैं? बताइए। 4 यानी 4 लग मैम जाते हैं, 4 नियरली ग्लास 4 तो लग लग जाते हैं। 4 ग्लास नहीं, 4 ऑरेंजेस लग जाते हैं टू मेक अ 1 ग्लास, राइट? कम हाँ से कम, 4 ठीक है ना? 4 ग्लास, सॉरी 4 ऑरेंजेस कितने लग जाते हैं? और होता क्या है, आप जब खा रहे थे तो आप धीरे-धीरे चबा रहे थे, धीरे-धीरे अंदर लेके जा रहे थे। ऐसा तो नहीं चारों के चारों संतरे आपने मुँह में डाल दिए, ऑरेंजेस एक ही बार में मुँह में डाल दिए, ऐसा तो नहीं था? बिल्कुल नहीं था। और चारों के चारों चबा सकते हो? नहीं, हम तो 4 फाड़ी नहीं, 4 जो बाइट्स होती है मतलब उसकी, हम तो वो नहीं च्यू कर सकते एट अ टाइम। तो 4 ऑरेंजेस
एट अ टाइम उसकी जो एनर्जी है, जो उसका ग्लूकोज लेवल है, मतलब एनर्जी नहीं, ग्लूकोज लेवल है, वो आपकी बॉडी में एकदम से जाके स्पार्क क्रिएट करता है, इसलिए जूस पीते ही एनर्जी आ जाती है। ठीक है। अब ये नुकसानदायी कब होता है? नुकसानदायी इसलिए होता है, आप जो 4 ऑरेंजेस की एनर्जी है उसे धीरे धीरे नहीं ले रहे हो, झटके से ले रहे हो, एकदम से। समटाइम्स इट्स गुड, ठीक है, लेकिन मैनी टाइम्स इट्स बैड। तो जूस की आदत नहीं डालनी है। अभी क्लियर है? आई एम सॉरी, एक सेकंड। यस मैम। तो जी, ये अब अभी आपने हमेशा याद रखना है कि आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट को खाएंगे। जूस तब लीजिए जब बहुत सारे ऑरेंजेस बच गए हैं, या बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, या फिर कई दिन हो गए आपने नहीं लिया, या फिर आपकी डाइट में था, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके लो। अगर लेना भी है ना, तो सिप सिप करके लो, धीरे धीरे लो। ये नहीं कि एक तो पहले ही बहुत सारे आ गए, जैसे हम खाते हैं ना ऑरेंजेस को, धीरे धीरे करके खाया ना हमने, 1 then 2 then 3 then 4, ऐसे ही उस ग्लास को भी धीरे धीरे पियो। ये या तो उसका राइट तरीका है पीने का, अगर आप जूस लेते हो। ये नहीं कि जूस लिया, उसको इतने खुश हो गए, उसको तो पानी समझ के पी गए फटाफट से, एंजॉय नहीं करा। तो उसको एंजॉय करने का मतलब ये है कि उसको धीरे धीरे लेके जाओ, तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो एकदम से स्पार्क नहीं करेगा, एकदम से बढ़ नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, जब इंसुलिन जब रिलीज हुआ बॉडी में, कब, जब ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, एकदम से बहुत ज्यादा था, तो वो स्टोर एक्सेस ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन की फॉर्म में बनाना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ उल्टा प्रोसेस हो जाता है, अल्फा ने तोड़ के दिया, बीटा ने उसको जोड़ दिया। कल्याणी जी, क्या कह रहा मैंने? अल्फा और बीटा ने क्या करा आपस में, इनका क्या कार्य है उल्टा? अल्फा ने तोड़ के दिया और बीटा ने जोड़ के दिया ऐसे। वेरी गुड। यानी कि अल्फा ने अगर कमी हुई तो इतनी प्यारी प्यारी माँ बन के फटाफट से रोटी तोड़ के बच्चे को खिला दी अल्फा ने। और बीटा ने क्या करा, जब देखा कि हाँ मम्मा को बहुत सारे काम कर रही है, तो उनका हाथ बटा दिया, और जितना भी जहां जहां जो सामान बिखरा था इसने फटाफट से जोड़ जाड़ के ठीक ठाक करके रख दिया, ताकि उनको ज्यादा काम ना करना पड़े। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में कोई भी एग्जाम्पल के साथ याद कर सकते हो। बेस्ट इज कि अल्फा ने तोड़ के दिया और बीटा ने जोड़ के दिया। बेटा है ना, इसलिए बीटा बोला था मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, थर्ड हार्मोन जो है, ये डेल्टा हार्मोन है। ये क्या करता है, सिक्रीट करा इसने, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करके दिया इसने, डेल्टा ने, डेल्टा सेल ने। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट, ये रोकेगा किसको, ग्रोथ हार्मोन को, रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहेगा बस बस बस, बहुत ग्रोथ हो गई, और ग्रोथ ना करो, बस करो अब तो, रुक जाओ, थम जाओ अब तो। ये ना हो कि ताड़ बन जाओ तुम धीरे धीरे, इतनी ग्रोथ करवा रही है। इतनी ग्रोथ भी नहीं करवानी, उतनी ग्रोथ करानी है जितनी जरूरत है। ठीक है। पिट्यूटरी को जाके बोलेगा, किसको बोलेगा, पिट्यूटरी को बोलेगा। पिट्यूटरी कहाँ पे होता है, ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के नीचे। कहाँ टंगा हुआ मिलता है, एक छोटी सी डंडी के नीचे टंगा हुआ मिलता है हमें, चेरी की तरह। ठीक है। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागन हॉर्मोन्स, यानी कि अल्फा और बीटा पे दोनों पे कार्य करता है। ठीक है। उनको ये, उनकी भी सिक्रेशन को ये थोड़ा रोकता है, थामा थामा, ज्यादा आगे मत भागो, ज्यादा इंसुलिन भी सिक्रेट करने की जरूरत नहीं है, इतना हाई भी नहीं हुआ ग्लूकोज बॉडी में। और ग्लूकागन को जाके भी बोलता बस बस, इतना भी लो नहीं हुआ कि रिलीज ही रिलीज करी जा रहे हो। ये क्या तरीका है, सारे के सारे ग्लूकागन खोल के रख दिए, सारे के सारे यानी कि ग्लाइकोजन सारे के सारे जो थे उन सबको खोल के रख दिया, ये क्या तरीका हुआ? ये भी मत करो। तो ये उनको जाके मना करता है, उनको रोकता है, उनकी सिक्रेशन को। जब ओवर केस आना शुरू हो जाता है ना, जब जैसे कि अब यहाँ पे देखो, ये हाई हो गया था, इसने इंसुलिन बहुत सारा रिलीज करा, अब एक्सेस में तो रिलीज ना हो, उस पे कोई ना कोई तो देखिए ना, रेगुलेशन तो देखिए ना, कि अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, हाँ जी ये बड़ा अच्छा है। अगर डॉक्टर ने कहा किसी को कि ना आपको ना ये पर्टिकुलर खाना खाना चाहिए, जैसे कि हो गया कि आप ना दूध पिया कीजिए दिन में, 3 3 4 4 बार दूध पीजिए, मतलब आप दूध पीजिए, ये नहीं कहा कितनी बार, उन्होंने कहा दूध पीजिए, धीरे धीरे आपका विटामिन डी का जो प्रॉब्लम है ना वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूध पीजिए और धूप में बैठिए, धूप का ले लीजिए, धूप में बैठिए, आपको ना जो सन की रोशनी है उससे आपका विटामिन डी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसकी कमी दूर हो जाएगी। अच्छा जी। अब एक चाचा जी आए हैं, वो तो बैठे हुए सारा दिन धूप के अंदर ही, सारा दिन ही धूप में बैठ गए हैं।
उनको ये नहीं समझ आया कि धूप तो सुबह की जरूरी थी, उससे विटामिन डी बनना था। दोपहर की धूप में सड़ना थोड़ी ना था। ठीक है, अपनी सब्जी बनवा के थोड़ी ना सड़ जाना था वो। आप तो अगर कोई इतनी देर तक बैठ जाए तो इंसान गया, उसका पित्त लेवल बढ़ेगा, और बीमारी अलग से कितनी लगेंगी वो अलग। कितना मुश्किल है जो खेतों में काम कर रहे होते हैं, वो एक अलग बात है, मैं उस पर नहीं भी जा रही हूँ। पर कितना मुश्किल है वो सब कुछ करना, और वो नहीं करना, ओवर नहीं करना, अति नहीं करना। तो ये उसको रोकता है, नेगेटिव फीडबैक का काम करता है मतलब। ठीक है, फिर ग्लूकागन हो गया। तो ग्लूकागन को क्या उसने बोला, कि इतना ज्यादा भी मत जोड़ दो कि मतलब इतना ज्यादा भी अंदर, घर के अंदर मत बैठो। ठीक है, इन्होंने इसको ये भी कहा कि इतना ज्यादा घर के अंदर भी मत बैठो, घर के बाहर भी ज्यादा देर मत रहो धूप में, धूप के चक्कर में, और इतना ज्यादा घर के अंदर भी मत बैठो कि विटामिन डी की कमी हो जाए। और बहुत ज्यादा बाहर भी मत रहो कि वो जो धूप के नेगेटिव इफेक्ट्स है ना वो, ओहो सॉरी। मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, सॉरी। स्क्रीन शेयर हो रही थी अभी? मैम बार बार चली जाती है ये वाली स्क्रीन। अभी हो रही है बट लेट्स सी। जस्ट अ सेकंड। अभी दिख रहा है? यस मैम। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक से, वरना रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसने कंट्रोल करा, और इसने उनपे एक लगाम की तरह कह सकते हो आप, वो कार्य कर रहा है। कौन? सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, चले अब आगे देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में ना दो चीजें याद रखिएगा। तो एड्रिनल ग्लैंड को कैसे पढ़ना है? ठीक है, एक तो ये टोपियोना तो है, ठीक है, ट्रायंगल शेप का है। इसका जो बाहरी परत है ना, कॉर्टेक्स, इसके अपने फंक्शन है, ये अपने कोई और हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, अंदर का भाग अलग रिलीज करता है। तो जहां बार बार वर्ड आएगा ना, कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स, तो ध्यान रखिएगा, और जहां जहां वर्ड आएगा मेडुला मेडुला बीच में, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, मैं से पहले ही से ही बता रही हूँ ये बात को। ठीक है,
ये एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ये भी पेयर में होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, पेयर में मतलब लेफ्ट और राइट। एक ही जगह पे दो पेयर नहीं होते, लेफ्ट और राइट में होते हैं। लेफ्ट किडनी के ऊपर एक लगा होगा और राइट किडनी के ऊपर एक लगा होगा। पेयर का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रायंगल शेप में। तो ट्रायंगल शेप कुछ इस तरह की है, प्रॉपर ट्रायंगल नहीं है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ होता है, ठीक है। सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं इसे। मस्ट राइट इट। एड्रिनल के साथ क्या लिखोगे आप? सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो अगर किसी ने पूछ लिया या क्वेश्चन में आ गया व्हाट इज सुप्रा रीनल ग्लैंड, या फिर उनको सुप्रा रीनल ग्लैंड में ये कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो आपने तुरंत सोचना है एड्रिनल ग्लैंड, जो किसके ऊपर है? किडनी के ऊपर। रीनल होता है, रीनल किस लिए है? किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं। एड्रिनल मीन्स ऐड हो गया किसके ऊपर? रीनल के ऊपर, ठीक है। सुप्रा इसलिए यूज करा है क्योंकि एक सुपीरियर लेवल पे कह सकते हो, या इसके जो फंक्शंस हैं वो अब द लेवल होते हैं, ठीक है। सुप्रा रीनल इस वजह से, इसके और भी बहुत फंक्शंस हैं जो किडनी में खुद भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी में ही इसके फंक्शंस यूज हो रहे हैं, इसके हार्मोन्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। ग्लैंड लोकेशन कहाँ है बता दिया, टॉप ऑफ द किडनी है, किडनी के ऊपर मिलेंगे। यानी कि किडनी के ऊपर अगर मिलेंगे तो जहाँ हमारा लीवर है, तो वो उसको सॉरी, लीवर है कहीं ना कहीं, वो उसे टकरा रहा है। मतलब टकराता नहीं है, कुछ भी हमारी बॉडी में एक दूसरे से टकराता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लूइड बहुत है, और फ्लूइड इसी वजह से ज्यादा है। 70% हमारी बॉडी फ्लूइड की बनी हुई है ना, वो इसी वजह से है, ठीक है। जल तत्व हमारी बॉडी में इसी वजह से ज्यादा होता है, ताकि कोई भी चीज आपस में टकराए नहीं, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड है, आर कंपोज्ड ऑफ, यानी कि यहीं पे इसी के ऊपर ना जो हमारी राइट वाली किडनी है, ये जस्ट इस टोपी के ऊपर होती है। हमारा क्या होता है? लीवर होता है, ठीक है। इसलिए लीवर का एक साइड का जो होता है ना वो थोड़ा टेढ़ा सा जा रहा होता है, और वो जो राइट साइड का ही होगा, राइट साइड की जो ऊपर लंग होगी वो भी थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। चलो, जो लंग छोटी हुई लीवर की वजह से, लीवर में ग्लिच आया, वो आया किडनी की वजह से। किडनी वैसे थोड़ी सी छोटी होती है राइट वाली, बिकॉज ऑफ दिस लीवर को स्पेस देने के लिए, ये वाली किडनी राइट वाली छोटी होती है, ठीक है। आगे फिर द एड्रिनल ग्लैंड आर कंपोज्ड ऑफ आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो मैंने बाहर वाली बात बताई। एड्रिनल यानी कि एड्रिनल नाम है उसका, ग्लैंड का, और कॉर्टेक्स हो गया उसकी बाहरी परत, ठीक है। एंड द इनर एड्रिनल मेडुला, यानी कि अंदर वाला भाग जो हो गया, गुदा वाला भाग हो गया, उसे हम मेडुला कहते हैं। दोनों के अपने अपने रोल है, मैं आपको पहले बता दिया है, बार बार रिपीट होगा। हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? एक एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, जो वही बताया मैंने, बाहरी परत से एक इसका निकल रहे हैं। वो होते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये कॉर्टिकॉइड्स का मतलब होता है इस चीज से सिमिलर, ठीक है। सिमिलर सिमिलर और समथिंग, आइडेंटिकल टू समथिंग और सिमिलर टू समथिंग, नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि साइंस में आइडेंटिकल वर्ड मीनिंग अलग होता है, ठीक है। अभी मिनरल वाला कार्य क्या होता है? मिनरल वाले कार्य में ये होता है कि जो भी बीपी और जो हमारा मेजरली अगर ये ज्यादा होता है, तो मिनरल कॉर्टिकोइड्स अगर ज्यादा रिलीज हो जाते हैं, तो सॉल्ट की और वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाती है, यानी कि सॉल्ट भी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वाटर भी बॉडी में ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो आपने नोटिस करा होगा जिसका बीपी हाई आता है उनकी बॉडी थोड़ी सी फूसी जाती है, क्योंकि इसके अंदर बीपी जो होता है ना वो बढ़ जाता है, और ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, जाहिर बात है। पानी जो था बॉडी का, वो निकल नहीं रहा प्रॉपरली, वो रुक रहा है, उसको रोका जा रहा है। और जब वो रोका जा रहा है तो बॉडी में ऑफ कोर्स ब्लड में इसका जो वॉल्यूम है, ब्लड का जो वॉल्यूम है, पानी की वजह से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पतला भी हो जाएगा एक तरह से, आप ऐसा भी कह सकते हो समझने के लिए। तो आप यही बोलेंगे हाँ पतला हो जाता है, ठीक है। और वो रिटेंशन ज्यादा हो जाती है, ऊपर से सॉल्ट को भी रोक लेता है, सॉल्ट को भी बाहर नहीं निकलने देता, और भी बड़ी प्रॉब्लम है ये तो इससे क्या है, टोटल नुकसान होता है अगर ये बढ़ जाए तो, ठीक है। स्ट्रेस में यही नुकसान देता है, लिख लो इसके आगे। स्ट्रेस में मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वाटर का रिटेंशन और वाटर का और सॉल्ट का रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इनका फिल्ट्रेशन नहीं होता, ओके। तो और फिर ब्लड का वॉल्यूम जो है तो इंक्रीज हो जाता है, और बीपी भी इंक्रीज हो जाता है। फिर दूसरा क्या आता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो ब्लड का ग्लूकोज होता है ना, जो हमने मैम पीछे भी पढ़ा। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओहो, लाइट चली गई है, 2 सेकंड रुके, भी लाइट आ जाएगी अभी। तो आपको स्क्रीन दोबारा शुरू हो जाएगी, डोंट वरी, अभी ऐसे ही रहने दीजिए जैसा हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं ऐसा बता देती हूँ, आपको भी याद रहेगा। आपने स्क्रीनशॉट या कुछ लिया था? यस मैम।
हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा भी आप सिर्फ वर्ड्स वर्ड्स को सुन लो अभी, अभी लाइट आ जाएगी। तो वो इसमें क्या करता है, जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स थे, तीन तरीके के एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स जो थे, तीन तरह के हार्मोन रिलीज कर रहा था, मिनरल, ग्लूको और गोनाडो। ठीक है। मिनरल का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। ग्लूको का क्या है, ग्लूको में होता है ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है। वहां जो पेनक्रियाज में था ना हमारा सोमेटोस्टेटिन, वो उसको हेल्प करता है बचाने के लिए, कि ना ज्यादा होए ना कम हो, इसको करने के लिए रुकता है। एक सेकेंड रुकिए। लाइट आ गई है, लेकिन अभी थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम लगेगा। मीनवाइल मैं एक बार इसका करवा देती हूँ, ये वाले का, ग्लूकोज वाले का। ठीक है, ग्लूको वाले का। ठीक है, तो इसने इसको बढ़ा दिया, तो ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप इससे एक चीज कनेक्ट कर पा रहे होगे कि कैसे हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है और जो हमारा पैनक्रियास है, कैसे आपस में ये सब चीजें रिलेट करते हुए होंगी। ठीक है, वो उसको बढ़ा रहा है। किस केस में, स्ट्रेस के केस में। ये प्लीज, ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, नॉर्मल जनरल केस में ये ठीक ठीक रहते हैं, ये बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब ये सब कुछ होता है, तब ये बढ़ और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस के केस में ज्यादा हो जाता है। तो और ये लॉन्ग टर्म का रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट, यानी कि जो उनको तोड़ना होता है ना फैट को, उनको तोड़ने का कार्य तो ना फटाफट होना शुरू हो जाता है, और प्रोटीन भी टूटना जल्दी शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो आपने देखा होगा स्ट्रेस लेता है, यार ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, इसको तो हर चीज की स्ट्रेस होती है, ऐसे लोग कभी मोटे ही नहीं हो पाते, या मोटे दिखते नहीं, या मोटे नहीं हो, उनके तो मोटापा चढ़ता ही नहीं है, जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और उनका प्रोटीन जो होता है ना वो भी जल्दी टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होती है, इन्फ्लामेशन जो होती है ना, वो ज्यादा इनका रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेशन मीन्स बहुत जल्दी बीमार भी होते हैं, क्योंकि ये सब चीजों का जो है ना, इम्यूनिटी जो है इनकी वीक होनी शुरू हो जाती है। चौथा यही है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है इनकी सॉरी, इम्यूनिटी जो होती है इनकी वो वीक हो जाती है, और जो इम्यून रिस्पॉन्स है किसी भी चीज का, वो यहाँ पे लो हो जाता है। यानी कि सिर्फ एक ग्लैंड काम नहीं करता हमारा, किसमें, इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, सिर्फ अकेला काम नहीं करता, ये पूरा मिलके हमारा सिस्टम काम कर रहा होता है। ठीक है, इसकी वजह से ही कोई भी चीज ज्यादा या कम, अपना स्ट्रेस में वो चीज बिगड़नी शुरू हो जाती है। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो बहुत जल्दी मतलब आपने कई बार नोटिस करोगे, वो बहुत ज्यादा ही पतले रहते हैं, या इस तरह से रहेगा। ओके, तो वो ज्यादा रहेगा, ये आ गया ग्लूको में। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रेस के बारे में बताइए, स्ट्रेस में क्या होता है ये वाला, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर जनरली पूछ लिया जाता है, तो जो बता रही हूँ साथ साथ में लिखते रहिएगा। ठीक है, ग्लूको में लिखिए 4 पॉइंट। पहला, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन, यानी उनका टूटना। कैटाबॉलिज्म मतलब कटना, एनाबॉलिज्म होता है जुड़ना। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐड वाला। ठीक है, ऐड के तरीके से, एक ऐड है एक कट है। फिर तीसरा होता है पॉइंट का, इन्फ्लामेशन जो होता है, इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स मेजरली कम हो जाता है, कि इन्फ्लामेशन बॉडी में हो रही है, उस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ इनका रिस्पॉन्स जो होता है, उसके लिए फाइट बैक मैकेनिज्म जो होता है उनका, वो बिल्कुल ही लो होना शुरू हो जाता है। और इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो भी लो हो जाता है। लेकिन कब, जब स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में रह रहा है, हर बात पे तो चलो एक इंसान, एक होता है कभी कभी स्ट्रेस लिया तो उस पे ऐसा ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत कम लंबे टाइम टाइम तक स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं, हर बात पे स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। जैसे जो लोग आज के टाइम में जॉब कर रहे होते हैं, उनको स्ट्रेस किस चीज का होता है, बॉस को रिपोर्ट करनी है और मुझे डेली टारगेट्स पूरे करने हैं, तो डेली दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेस।
which really they needs to to combat with. डेली उनको हो रहा है, डेली उनको, इसलिए कहते हैं योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वो इन सब चीजों से दूर करवाने में हेल्प करता है। इससे किडनी पे दुरुपयोग, किडनी का दुरुपयोग नहीं हो पाता। किडनी मतलब एड्रिनल ग्लैंड का दुरुपयोग नहीं हो पाता। अब इसके अंदर किडनी पे भी असर पड़ रहा था। क्यों असर पड़ रहा था? वहां पे लिखिए मिनरल वाले में 3 पॉइंट। सॉल्ट ऑफ वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो गई थी, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया था, और बीपी भी बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, सॉरी। और ये लॉन्ग टर्म में जब ऐसा हो रहा होता है ना, तो उसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये आपका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपने पढ़ा है ना, वहां से। ठीक है, फिर आता है दूसरे वाला साइड आता है, हम देखेंगे इसको, इसमें क्या हो रहा होता है कि एक बार इसका देख लेते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है। इसका मेडुला जो होता है, मेडुला भी इसका कुछ हार्मोन रिलीज कर रहा है। ठीक है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का नाम दूसरा क्या होता है? एड्रेनल। और दूसरा होता है नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन, नेफ्रॉन की वजह से इसका नाम नेफ्रीन है। ठीक है, एपिनेफ्रीन। नेफ्रॉन जो होते हैं इसके अपने सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनके सेल्स हैं, सेल के ऊपर का एक भाग है, उसको बोल रहे हैं एपिनेफ्रिन, सॉरी एपी नेफ्रिन। और नोर जी, नोर नोर एपिनेफ्रीन। ठीक है, इनको वर्ड को चाहे थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के लिख लेना। एपी अलग करो, नेफ्रीन अलग कर लेना। इसी में नोर अलग करना, NOR अलग, और एपिनेफ्रीन थोड़ा अलग हो जाएगा। इसको दूसरा शब्द क्या कहते हैं? नॉर एड्रानिल, नेलिन, सॉरी, नॉर एड्रानेलिन। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? अंदरूनी वाले भाग से, किसके? एड्रिनल ग्लैंड के। ठीक है, तो ये दोनों दोनों जब रिलीज हो रहे हैं तो ये क्या करते हैं? जब ये ऐसा कुछ हो रहा होता है तो एक तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ब्रोंकियोल्स डायलेट हो जाएंगे, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। ब्लड का ग्लूकोज लेवल कहाँ बढ़ रहा था? उसमें भी बढ़ रहा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। ठीक है ना, और डाइजेस्टिव एक्टिविटीज जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। डाइजेशन थोड़ा सा इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये तब है जब कभी कभी सामने वाला वो लेता है, स्ट्रेस लेता है। और ये सारी जो प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई है ना, ये भी आपके पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक के अंदर आती है, इसलिए अभी नहीं ज्यादा कंफ्यूज करूंगी, उसको मत लिखिएगा आप अभी। ये जब आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक का जो चार्ट था ना आपका, उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, उसके बाद इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल उसके आगे लिख लो। किसको? इसको लिखो, जो नॉर नॉर एड्रेनलिन है, सेकंड वाला, ये वाला। एक सेकंड, कर्सर नहीं चल रहा, ये वाला, सेकंड वाला। इसका ये जो ये वाला भाग है, और एड्रेनल है, ये दोनों के दोनों, दोनों के दोनों, इसको लिखो। ये आपके अंदर जाएंगे एड्रिनल मेडुला के अंदर, जो भी इस टाइम पे है। ठीक है, अभी आप इसको साइड में लिख लीजिएगा, ये तो जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है। और जो सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं? वो सिर्फ नॉर एड्रेनलिन रिलीज करती हैं। ये वाला जो सिंपैथेटिक नर्व्स जो रिलीज करती हैं, वो नॉर एड्रेनलिन सिक्रीज करती है। इन व्हाट केस? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे, जब सिंपैथेटिक सेंटर्स हमारे स्टिमुलेट होते हैं, यानी कि कौन से वाला? हमारा राइट वाला साइड जब हमारा एक्टिवेट होता है, तो उस केस में होता है, यानी कि पिंगला नाड़ी। तब हमें क्या मिलता है? तब ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है नॉर एड्रेनलिन। ये कहाँ नर्व्स में कैसे रिलीज हो गया? जब निकल तो यहाँ मेडुला से रहा है, तो ये कुछ जब यहाँ से निकलता करता है तो ये ना हमारी नर्व्स के अंदर, मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे वेसिकल होते हैं छोटे छोटे एक्सॉन्स के अंदर, टीलोडेंड्रल वाला जो एरिया था, एक की पूंछ, एक का सर, तो उसकी पूंछ में से जो कुछ केमिकल्स निकलने होते हैं, वो केमिकल क्या होते हैं? वो केमिकल उनमें से एक ये होता है। ठीक है, जब सिनेप्स जिसे हम कहते थे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये पाया जाता है। अगर वहां ज्यादा आयोडीन हो जाए, सॉल्ट ज्यादा मिलेगा अगर वहां पर, तो ये क्लेफ्ट का जो काम है, यानी कि जो स्नैप्स में आपस में बात हो रही है, वो बहुत बात टूट जाती है। इसकी वजह से मेमोरी लॉस भी होना शुरू हो जाता है। जो बातें बोली हैं उसको लिख लेना। धीरे धीरे आप जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ रहे होगे, आप उसके अंदर रिलेट कर पाओगे, बार बार याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें ये सब चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको। ठीक है, फिर आ जाएगा ये वाला जो हाँ, इसका तो कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर एक और चीज क्या है कि इसका जो भाग है, फर्स्ट वाला भाग, इसका जो इसके अंदर का एक पार्ट जो है, हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं तीन, यानी कि तीन तरीके के हॉर्मोन्स हैं, विच आर कलेक्टिवली नोन एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये स्टेरॉइड्स,
हमें रिलीज करता है। कौन कौन से मिनरल वाले बता दिए मैंने को, ग्लूको बता दिया, गोनाडो बता दिया। ये उन्हीं को नाम को बता रहा है, ठीक है। उन्हीं के नाम को क्या होता है, इन तीनों के नाम जो इन्होंने बताए यहाँ पर एड्रीनल के, ये तीन जो नाम है इन्हीं को इन्होंने कहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। इसी के ही आगे के वो तीन बता रहा है कि ये तीन तरीके के जो हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनको कहा जाता है। कंफ्यूज हो गए नहीं। एड्रीनल कौन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन सा वाला है, ये बाहरी वाला। इससे कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, तीन तरीके के निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। अच्छा, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं, वो ये तीन प्रकार के होते हैं, मिनरल, फिर ग्लूको, फिर आ गया गोनाडो, ठीक है। और ये तीनों हम समझ ही चुके हुए हैं, इसका मैं कार्य आपको समझा चुकी हूँ इसे, ठीक है। फिर भी अगर कुछ देखना तो देख लेते हैं। एल्डोस्ट्रॉन जो होता है, एल्डोस्टेरॉन जो होता है इज द मेन मिनरल कॉर्टिकोकॉइड हार्मोन होता है, इसका मेन जो होता है। ये इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन वाला पार्ट हम पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर यही ही बताएगा कि जो वाटर कितना निकालना है और कितने मिनरल्स जो हमने खाए हैं, सॉल्ट हो गया, पोटेशियम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने खाई हैं, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, इतना कुछ जो हमने खाया है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में कितना उनको रखना है और कितना निकालना है, वो बैलेंस ये करता है कौन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द रियल लाइफ भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। एल्डोस्टेरोन बैलेंसेस, ये आ गया सोडियम एंड द पोटेशियम। पोटेशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये था ही नहीं अब न्यूरॉन के अंदर, तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। अदरवाइज पोटेशियम की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो न्यूरॉन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सोडियम और पोटेशियम की। ये दोनों की कंसिस्टेंसी हमारे न्यूरॉन के अंदर जब इसकी वर्किंग होती है, वर्किंग थी ही नहीं कहीं पे, तो मैंने इसलिए ज्यादा करवाई नहीं। पर मैं देखूंगी जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट आई रियली वांट यू टू नो कि क्यों खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है, तो वो ये इसकी वजह से ही है, इन दो की वजह से है, ठीक है। बताती मैं आपको, पर लेकिन था नहीं, वो मेरा फेवरेट टॉपिक्स में से एक है वो बताने वाला। चलो, नहीं था तो बाद में देखेंगे लास्ट में, अगर जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इफ समवन वांट्स टू लर्न तो वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। फिर आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो थे सेकंड वाला, उसका कॉर्टिसोल वहां पे रिलीज होता है। इसका मेन जो हार्मोन है, इसका जो मेन है वो ये वाला है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन आर आल्सो प्रोड्यूस। यानी कि ग्लूको है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में क्या क्या रिलीज करता है, एक तो कॉर्टिसन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन करता है, ठीक है। और कॉर्टिसोल जो होता है, इसका मेजर जो इसका वो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का है ये, तीन करे इसने, 1, 2 एंड 3। ये दोनों कम कम मात्रा के हैं, ठीक है। कौन सा, स्टोन वाला और स्टेरोन वाला, सॉरी सोन वाला और स्टेरोन वाला, ये दोनों ही कम मात्रा में। मान लीजिए एक 60% सिक्रीट हो रहा है, तो ये 20% है, तो ये 20% है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये 70% है तो ये 15-15, एग्जाम्पल दे दिया मैंने, आई थिंक क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो कॉर्टिसोल जो है वो मेन है, यानी कि 60-70% तो यही अकेला रिलीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है फिर, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म जो मैंने आपको भी बात समझाई थी, वो यहाँ पे इन्होंने हार्मोन के नाम के साथ भी बता दिया है। एक्ट एज इन एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक फंक्शंस। अगर ये होगा तभी आपको एंटी इंफ्लामेटरी जो कार्य हमारे होते हैं, कि कोई भी अगर किसी भी प्रकार की इंफ्लेमेशन बॉडी के अंदर कहीं भी हो रही है, चाहे स्टमक के अंदर है, कहीं भी है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में है, हार्ट में हो रही है, इसोफेगस में हो रही है, ट्रैकिया में हो रही है, मुंह में जलन हो रही है, आंख में, नाक में, कहीं भी हो रही है, तो इंफ्लेमेटरी का जो रिएक्शन होता है वो ये करता है, हेल्प करता है। एंटी एलर्जिक, दवाई ले ली, रिएक्शन हो गया, अब उसको रिएक्शन को बचाने के लिए काम कौन करेगा, वो ये करेगा वैसे। लेकिन एलर्जी ना हो उस केस में। लेकिन अगर एलर्जी हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब ये काम नहीं कर पा रहा, इसको दबा दिया उसने, ठीक है। अटैक्स एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक, किसी प्रकार की कोई भी एलर्जी हुई है या इंफ्लामेशन हो रही है बॉडी के अंदर, उसको रोकने का कार्य करता है, ठीक है, फाइट बैक का। हेल्प्स द बॉडी कोप ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, ये मैं आपको स्ट्रेस के टाइम पे पूरा बता दिया, ज्यादा होगा तो कैसे होगा, कम होगा तो कैसे होगा, ठीक है। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं इसे, यानी कि सेक्स हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या हुआ, सेक्स हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द adrenal cortex are mainly androgens
यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, इसके एड्रेनल कॉर्टेक्स से, यानी कि बाहरी परत से रिलीज हो रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वो जो हार्मोन्स ने रिलीज करे उसको कहेंगे एंड्रोजेंस, जो मेल सेक्स हार्मोन्स ये रिलीज कर रहा होगा। Although the amount produced are insignificant compared with those secreted by the gonads in puberty. Puberty के टाइम पे, यानी कि जब शुरुआत होती है उस दौरान जितने भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ना, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कहते हैं ना कि यौन अवस्था चल रही है, यौन अवस्था, इसलिए ज्यादा बच्चे इधर उधर अपने अपोजिट जेंडर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं या होते हैं, या उनका ध्यान उस तरफ जाता है। सो इट्स नॉट देम, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। यही वो बात हो रही है, वो यही कहना चाह रहा है कि एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी विच इज नियरली 12 to 15 years ऑफ द एज, और यही होती है अवस्था, इसी अवस्था में ही ज्यादा चंचलता होती है। तो ये उसका रीजन बताने की कोशिश है यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबल, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेन। अब सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? ज्यादा बाल आना, मूछें आना, दाढ़ी आना, आवाज का भारी हो जाना, होता है ना। पहले तो आवाज बड़ी बच्चों की बड़ी प्यारी प्यारी होती है, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी आवाज बदल जाती है ना। होता है ना, लड़कियों में थोड़ा सा भारीपन आ जाता है, अलग तरीके का भारीपन होता है, स्वीट, और उनका पिच तेज हो जाता है, वैसे हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, इनकी आवाज इतनी भारी हो जाती है, दूर से आवाज लगाओ तो बच्चे डर जाए। वो जो डर जाते हैं ना बच्चे, वो इसकी वजह से होता है। जितने भी बच्चों में है ना ऐसा, कई आदमियों के कहते हैं ना कि आप कुछ कहते क्यों नहीं, फीमेल्स बोलती है अपने हस्बैंड को, आप कुछ कहते क्यों नहीं। वो पिताजी एक आवाज लगाते हैं, बच्चे डर जाते हैं वहीं पर ही। वो आवाज में इतना दम होता है, वो एंड्रोजेंस की वजह से पाया जाता है। अभी याद रहेगी ये बात। एजी ओजी को जब बोलोगे डराने के लिए, तो वो कौन सा हार्मोन था जिसने उनको डरा दिया बच्चों को? एजी ओजी ने, उनके एजी ने करवा दिया, एंड्रोजेंस ने करवाया ऐसा, ठीक है। चले, फिर रीनल मेडुला आ जाता है। रीनल मेडुला यानी कि अंदर का भाग, गुदा वाला भाग, ठीक है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी इसको, दो, क्योंकि ये सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको कवर करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लूंगी आपके, ठीक है। द मेडुला इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहरी परत ने वो हार्मोन्स रिलीज करे, अब अंदरूनी परत क्या करती है? इसने कहा एपिनेफ्रिन होती है, हार्मोन रिलीज करता है। एपिनेफ्रिन इज आल्सो कॉल्ड एड्रेनल ग्लैंड, सॉरी एड्रेनल हार्मोन्स, नोन एज स्ट्रेस और इमरजेंसी हार्मोन। ये आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे अगर आपने चार्ट याद कर लिया तो। इट एलिवेट्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इंक्रीज हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है? ब्लड को लेना भी और छोड़ना भी, और उसके अंदर मेंटेन करना अपने लब डब को, ठीक है। एक सिस्टोलिक हार्ट रेट होता है और डायस्टोलिक होता है, ठीक है ना। दोनों को मेंटेन करना, दैट इज एक्चुअल कार्डियक आउटपुट, ठीक है, इन ऑल एंड ऑन। पर जब सिर्फ आउटपुट की बात करें तो बाहर निकालने वाला काम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्लड को बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं, लेना और फेंकना। speeds up the release of glucose from the liver, इंक्रीज, जो स्पीड करता है, रिलीज करता है किस चीज की? ग्लूकोज की, फ्रॉम द लीवर। तो ग्लूकोजन नाम का जो उन्होंने, जो हम कहते थे कि एनर्जी स्टोर है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। तो वो एनर्जी स्टोर कहाँ पड़ी हुई थी? वो लीवर के पास स्टोर पड़ी थी। तो उसको तोड़ने का जो होता कार्य वो ये कर रहा था, वहां से हमें एनर्जी मिल रही होती है इसलिए, ठीक है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, या पढ़ोगे जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कराऊंगी ना, तो उसके अंदर ये चीजें थोड़ी सी फिर से दोबारा डिलीट होंगी, डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगा कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट को, यानी कि पाचन क्रिया को, जो बॉडी में, पूरी बॉडी में जो पाचन क्रियाएं चल रही होती हैं उनको बढ़ाता है। एंड डायलेट करता है प्यूपिल्स टू सी मोर क्लियरली, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या फिर गुस्से से किसी को देखना, या फिर दूर की चीज है उस पर थोड़ा स्ट्रेस डालना, ठीक है। पीपल्स को डायलेट करता है। धूप में होता है कभी कभी, जब धूप होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके देखेंगे, एक तो बिल्कुल छोटे कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही छाँव आएगी तो हम आंखें खोल खोल के देखने की कोशिश करते हैं। वो खोल खोल के जितने मर्जी देख, खोल खोल के देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना अगर धूप से सीधा अंधेरे में आए हो या कम रोशनी में आए हो। होता है ना, आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, ग्रीन ग्रीन या रेड रेड दिखाई देता है, दैट इज, अगेन ये चीज नहीं थी, पर आईज में ही आपका होता है, फोटो रिसेप्टर्स की वजह से, ठीक है। ओके, हाँ सॉरी, ये लास्ट रह गया। इट इज ऑफन यूज्ड टू काउंटरएक्ट अ स्ट्रेस रिएक्शन। लंबे समय तक होगा तो सारा नुकसान की तरफ ले लो उसको, ये सारा कुछ नुकसान की तरफ चला जाएगा लंबे समय तक अगर स्ट्रेस हो रहा है किसी को, ये मैं आपको समझा चुकी, ठीक है। और इसी वजह से डिप्रेशन की तरफ चला जाता है,
इंसान, क्योंकि ये काम करना धीरे-धीरे बंद कर देते हैं और फिर स्ट्रेस से धीरे-धीरे डिप्रेशन, बहुत थिन लाइन होती है डिप्रेशन और स्ट्रेस के बीच में। ओके? सो रिमेंबर डिप्रेशन इज समथिंग वेयर द वन कुड नॉट डू एनीथिंग, वो कैपेबल ही नहीं हो जाता किसी चीज को कुछ करने के लिए, ना समझने ना कुछ करने के लिए, ठीक है। वेयर इन द स्ट्रेस वो ज्यादा या तो एक्टिविटीज करेंगे या तो कम करेंगे और वो कंफ्यूज से रहेंगे, स्ट्रेस में ऐसा रहता है, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड द नॉर एड्रेनल हार्मोन। एपिनेफ्रिन क्या करता है, नॉर एपिनेफ्रिन बोलूंगी सॉरी, लाइक एपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड व्हेन बॉडी इज अंडर द स्ट्रेस, ठीक है। उसी की तरह ये सब कुछ रिलीज करता है, ये वाला हार्मोन भी रिलीज तभी होता है, मैं आपको लिखवाया था भी ऊपर पॉइंट ये वाला भी। इट क्रिएट्स द अंडरलाइंग इन्फ्लुएंस इन द फाइट एंड द फ्लाइट रिस्पॉन्स। और ये मुझे बता दो कोई फाइट एंड द फ्लाइट रिस्पॉन्स किसके अंदर होता था, सिंपैथेटिक या पैरा? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मैम। एग्जैक्टली, ईड़ा सॉरी पिंगला नाड़ी, बिल्कुल ठीक है। इट एक्चुअली triggers a drop in heart rate, blood pressure and cardiac output। उन सब में थोड़ा सा ड्रॉप कर देता है, ड्रॉप से मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कम करेगा उन्हें कि इतना ज्यादा मत करो, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा इसके अंदर जो अंडरलाइंग जो इन्फ्लुएंस है इसका, फाइट एंड फ्लाइट का अंडरलाइंग है ये, यानी कि अंदरूनी तौर पे ये सब कुछ होता रहता है, इंटरनली ये काम कर रहा होता है। तो फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स पे ये अंडरलाइन क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि ये सब कुछ कम हो, मतलब कि अपनी कहते हैं ओवर ना हो जाए, उस केस को बचाने के लिए। होगा तो जरूर, ऑफ कोर्स मेरा सिंपैथेटिक काम कर रहा है, पिंगलानी काम कर रही है, हर कुछ बहुत तेज चल रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ओवर होके वो चीज खराब हो जाए, फट जाए या टूट जाए, वीएनटीएर हो जाए, उसका हो जाए, वो ना हो जाए, उसको बचाने के लिए, ठीक है। गोनैड्स हम कल कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा कल ही, गोनैड थोड़ा सा रह जाएगा। गोनैड स्प्लीन है, और क्या था, फंक्शन तो स्प्लीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझाना जरूरी भी है। आसन मुद्रा ये सब कुछ ठीक है, ये तो के उसमें आ जाएगा एक तरह से, क्या नाम है, यूनिट 8 का पार्ट है वैसे। ओके 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 ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन आया था, गोनैड्स वाले में सही था। इसके लिए पर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पता भी अच्छे से होना चाहिए, इसके लिए आपको ब्लड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल आपका ब्लड भी कंप्लीट करा दूंगी, साथ साथ ओ यू दे रखा है, वेरी गुड, ठीक है। ये सारा कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं डायरेक्टली आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ही कल ही स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। ये कल कंप्लीट भी हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी स्टार्ट करवा दूंगी आपका, ठीक है। जल्दी से बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चंस, कुछ भी पूछना है? नो मैम। पक्का? यस मैम। ओके, आपकी अभी नेक्स्ट क्लास है, तैयार हो जाइए। तैयार होने के लिए मुझे आशा जी अच्छे से अपनी एक सुनाएंगी।